और हमारी इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये चर्चा विशेष रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो प्रतियोगी या विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हमने सीसीएस पेंशन का सारांशीकरण नियम 1981 के अध्याय 3 में नियम 16 तक की बातों को समझा था। नमस्कार। हाँ, पिछली बार हमने उस प्रक्रिया को समझा था जहां पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त मतलब लमसम लेने के लिए मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है अध्याय 3 के बाकी नियम, यानी नियम 17 से लेकर 28 तक। यह हिस्सा उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनके मामले में पेंशन का एकमुश्त हिस्सा लेने के लिए मेडिकल जांच अनिवार्य है। सही कहा आपने। ये वो प्रक्रिया है जहां एक डॉक्टर या कह सकते हैं एक मेडिकल बोर्ड ये तय करता है कि आवेदक की सेहत इस लायक है या नहीं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस एप्लीकेंट्स जर्नी को कदम दर कदम समझते हैं। तो चलिए एक काल्पनिक सरकारी कर्मचारी की यात्रा से शुरू करते हैं। उसे अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ चाहिए और इसके लिए मेडिकल जांच जरूरी है। उसका पहला सवाल यही होगा, क्या मैं इसके लिए पात्र हूं? तो नियम 17 और 18 इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये किन लोगों पर लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। नियम 17 तो देखिए बस ये कहता है कि ये पूरा अध्याय उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें मेडिकल जांच करवानी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी नियम 18 जो बताता है कि ये लोग हैं कौन। इसमें 4 मुख्य श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो स्वास्थ्य कारणों से यानी इनवैलिड पेंशन पर रिटायर हुए हैं, मतलब जिनकी सेहत ने उन्हें नौकरी पूरी करने की इजाजत नहीं दी। अच्छा, और दूसरी? दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्हें किसी दंड के तौर पर मतलब एज अ पेनल्टी अनिवार्य रूप से रिटायर किया गया है और उन्हें पेंशन दी जा रही है। ठीक है। और तीसरी श्रेणी? पता है, जिन्हें किसी गंभीर वजह से सेवा से हटा दिया गया हो लेकिन उनके हालात को देखते हुए सरकार उन्हें कुछ वित्तीय मदद देना जरूरी समझती है। और एक चौथी श्रेणी भी है जो समय सीमा से जुड़ी है ना? अगर कोई रिटायरमेंट के काफी समय बाद आवेदन करे तो क्या प्रक्रिया बदल जाती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चौथी श्रेणी सबसे आम है। इसमें वो आवेदक आते हैं जो सामान्य रूप से रिटायर तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक मुश्त पेंशन के लिए अपनी रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर आवेदन नहीं किया। ओह, तो अगर 1 साल की समय सीमा चूक गई? तो फिर आपको मेडिकल जांच के रास्ते से ही जाना होगा। इन चारों ही मामलों में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवेदक का स्वास्थ्य कैसा है, इसीलिए मेडिकल फिटनेस अनिवार्य है। ये तो स्पष्ट हो गया कि किन लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना है। एक बार ये तय हो जाए तो असल में कागजी कार्रवाई शुरू कैसे होती है? पहला फॉर्म कहाँ और कैसे भरना होता है? यहाँ नियम 19 और 20 की भूमिका आती है शायद। हाँ, यहीं से आवेदक की यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। नियम 19 के मुताबिक आवेदक को फॉर्म 2 में अपने कार्यालय प्रमुख यानी हेड ऑफ ऑफिस को आवेदन देना होता है। अब नियम 20 में जो प्रक्रिया बताई गई है वो असल में एक तरह की कह सकते हैं कागजी यात्रा है। आपका आवेदन आपके ऑफिस से शुरू होता है। कागजी यात्रा। जी। और फिर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई होकर आखिर में मेडिकल टीम तक पहुंचता है। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। इस यात्रा के मुख्य पड़ाव क्या हैं? सोचिए, आपका फॉर्म 2 एक यात्री है। सबसे पहले कार्यालय प्रमुख इस यात्री को एक रसीद देता है ताकि आपके पास सबूत रहे कि आवेदन जमा हो गया है। फिर वो इस फॉर्म को लेखा अधिकारी यानी अकाउंट्स ऑफिसर के पास भेजता है। अकाउंट्स ऑफिसर के पास? क्यों? लेखा अधिकारी ये जांचता है कि आपको कितनी पेंशन मिलनी है और आप उसका कितना हिस्सा एकमुश्त ले सकते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल चेक पॉइंट है। अच्छा, और इस फाइनेंशियल चेक पॉइंट के बाद फॉर्म कहाँ जाता है? वहां से मंजूरी मिलने के बाद कार्यालय प्रमुख उस फॉर्म को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ, जैसे आपकी तस्वीरें और अन्य रिपोर्ट, मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा प्राधिकरण जिसे हम CAMA कहते हैं। CAMA। जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी। CAMA ही वो संस्था है जो आपकी मेडिकल जांच का इंतजाम करेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए इसकी एक कॉपी आवेदक और लेखा अधिकारी को भी भेजी जाती है, तो हर किसी को पता होता है कि फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। तो अब आवेदक के कागज मेडिकल अथॉरिटी के पास पहुंच गए हैं। अब आता है सबसे जरूरी और शायद सबसे तनावपूर्ण हिस्सा, खुद मेडिकल जांच। नियम 21 से 25 तक शायद इसी के बारे में है। उस दिन क्या होता है? बिल्कुल।
नियम 21 के अनुसार कैमा आवेदक के घर के पास के स्टेशन पर ही मेडिकल जांच की व्यवस्था करता है और उसे समय और जगह की जानकारी देता है। हम्म। यहाँ एक दिलचस्प बात है। कोशिश की जाती है कि ये जांच आवेदक के अगले जन्मदिन से पहले हो जाए। जन्मदिन से पहले? इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? हाँ, क्योंकि एकमुश्त राशि की गणना उम्र के आधार पर होती है। उम्र का हर साल मायने रखता है। बिल्कुल। जन्मदिन के बाद उम्र 1 साल बढ़ जाती है, जिससे मिलने वाली राशि थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए ये आवेदक के हित में है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब ये जांच कौन करता है? क्या कोई भी डॉक्टर कर सकता है या इसके लिए कोई खास योग्यता होती है? नियम 22 इस पर कुछ कहता है? हाँ, नियम 22 इसे बिल्कुल साफ करता है। हर कोई ये जांच नहीं कर सकता। अगर मामला गंभीर है, जैसे इनवैलिड पेंशन का, या एक मुश्त ली जाने वाली रकम मान लीजिए 6,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है, तो एक पूरा मेडिकल बोर्ड जांच करेगा, जिसमें कई डॉक्टर होते हैं। अच्छा, एक बोर्ड। जी, और बाकी मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी के पद का अधिकारी ही जांच कर सकता है, यानी ये एक वरिष्ठ डॉक्टर ही होगा। और इस परीक्षा का खर्च कौन उठाता है? नियम 23 के अनुसार ये खर्च आवेदक को खुद उठाना होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि आवेदक को ही फीस देनी पड़ रही है, जबकि ये पेंशन प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? ये एक अच्छा सवाल है। इसके पीछे का तर्क ये है कि ये प्रक्रिया आवेदक के अनुरोध पर शुरू होती है और ये एक अतिरिक्त सुविधा है, खासकर उन मामलों में जहां व्यक्ति ने समय पर आवेदन नहीं किया। इसलिए इस अतिरिक्त सेवा के लिए शुल्क आवेदक से लिया जाता है। समझ गया। लेकिन अगर कोई आवेदक किसी वजह से जांच के लिए पहुंच ही ना पाए तो क्या उसका आवेदन रद्द हो जाता है? हाँ, ये एक गंभीर स्थिति है और नियम 24 इसी के बारे में है। अगर आवेदक बिना किसी ठोस वजह के जांच के लिए नहीं आता है, तो मेडिकल अथॉरिटी इसकी रिपोर्ट करती है और आवेदन वापस ले लिया गया मान लिया जाता है। उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आवेदक परीक्षा के लिए पहुंच जाता है। नियम 25 के अनुसार वहां असल में होता क्या है? नियम 25 पूरी प्रक्रिया का एक तरह से खाका खींचता है। सबसे पहले डॉक्टर आवेदक से फॉर्म 4 के भाग आय में एक बयान पर हस्ताक्षर करवाते हैं, जिसमें वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। फिर उनकी मेडिकल जांच होती है और डॉक्टर अपनी रिपोर्ट फॉर्म 4 के भाग 2 में लिखते हैं। और अंत में? अंत में वो भाग 3 में एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आवेदक फिट है या नहीं, या कुछ शर्तों के साथ फिट है। इसके बाद ये रिपोर्ट लेखाधिकारी को भेज दी जाती है और इसकी एक कॉपी आवेदक और उसके ऑफिस को भी मिलती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर कोई आवेदक मेडिकल अथॉरिटी की राय से संतुष्ट नहीं है तो क्या होता है? मान लीजिए उन्हें लगता है कि मूल्यांकन सही नहीं हुआ या उन्हें गलत तरीके से अनफिट घोषित कर दिया गया। क्या उनके पास कोई विकल्प है? बिल्कुल। और ये आवेदकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। यहाँ पर नियम 26 और 27 तस्वीर में आते हैं और दोनों में एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। पहले नियम 26 की बात करते हैं, जो दूसरी मेडिकल परीक्षा के बारे में है। नियम 26 तब काम आता है जब या तो आपको मेडिकल आधार पर मना कर दिया गया हो, या फिर डॉक्टर ने आपकी उम्र पेंशन गणना के लिए आपकी वास्तविक उम्र से ज्यादा मान ली हो और आपने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया हो। ऐसी स्थिति में आप पहली जांच के कम से कम 1 साल बाद दूसरी जांच के लिए अनुरोध कर सकते हैं। 1 साल का इंतजार। जी, और ये जांच एक मेडिकल बोर्ड करेगा और इसका खर्च भी आपको ही देना होगा। ये एक तरह से दूसरा मौका है, शायद इस उम्मीद में कि 1 साल में सेहत बेहतर हो जाए। बिल्कुल। अगर इस दूसरी जांच में बोर्ड को लगता है कि अब आप फिट हैं, तो आपको पात्र मान लिया जाएगा। लेकिन एक मुश्त राशि की गणना उस नई तारीख के आधार पर होगी जिस दिन दूसरे बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी। हाँ, सही कहा। अब बात करते हैं नियम 27 की, जो एक अपील प्रक्रिया है। अपील? तो ये नियम 26 से अलग कैसे है? ये तब लागू होती है जब आपको लगता है कि पहली जांच में कोई प्रक्रियात्मक गलती हुई है या डॉक्टर का फैसला तथ्यों पर आधारित नहीं था। इसके लिए 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल रिपोर्ट मिलने के 1 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं। अच्छा, तो ये समय बचाता है। और इस अपील की सुनवाई कौन करता है? इसमें भी एक सिस्टम है। अगर पहली जांच एक अकेले डॉक्टर ने की थी, तो अपील की सुनवाई एक मेडिकल बोर्ड करेगा। और अगर पहली जांच ही एक मेडिकल बोर्ड ने की थी? तो आपकी अपील एक दूसरा मेडिकल बोर्ड सुनेगा,
जिसके सदस्य पहले वाले बोर्ड से अलग होंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। और इसके नतीजे में क्या फर्क है? ये नियम 26 से कैसे अलग है? यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर अपील में बोर्ड आपके पक्ष में फैसला देता है तो ये फैसला पहली जांच की तारीख से ही लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपको वित्तीय नुकसान नहीं होगा जो 1 साल के इंतजार में हो सकता था, और ये निर्णय आवेदक पर बाध्यकारी होता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो नियम 26 आपको अगले साल दोबारा परीक्षा देने का मौका देता है, लेकिन नियम 27 आपको अपनी आंसर शीट को दोबारा चेक करवाने का अधिकार देता है, ये कहते हुए कि मार्किंग में ही गलती हुई है। वाह, शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल यही फर्क है। एक में आप खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे में आप सिस्टम की गलती को सुधारने की। अब एक आखिरी सवाल, अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आवेदक का मन बदल जाए तो क्या वो अपना आवेदन वापस ले सकता है? नियम 28 शायद इसी बारे में है। हाँ, नियम 28 आवेदक को कुछ परिस्थितियों में बाहर निकलने का रास्ता देता है। पहली और सबसे सीधी शर्त है कि आप मेडिकल जांच होने से पहले कभी भी अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। एक बार जांच हो गई, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। और जांच के बाद क्या तब भी कोई विकल्प है? आपने बताया था कि डॉक्टर उम्र ज्यादा बता सकते हैं। हाँ, और यहीं पर आवेदक को एक और मौका मिलता है। मान लीजिए डॉक्टर कहता है कि आपकी सेहत को देखते हुए पेंशन गणना के लिए आपकी उम्र 45 नहीं बल्कि 50 साल मानी जाएगी। एक मिनट, मतलब डॉक्टर ये कह सकता है कि आपकी उम्र असल में जितनी है उससे ज्यादा मानी जाएगी। ये तो आवेदक के लिए काफी चौंकाने वाली बात हो सकती है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसा तब होता है जब डॉक्टर को लगता है कि आवेदक की जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी उम्र के हिसाब से कम है। तो ऐसे में आवेदक को रिपोर्ट मिलने के 14 दिनों के अंदर 2 विकल्प दिए जाते हैं। या तो वो अपना आवेदन पूरी तरह वापस ले ले या फिर वो कम राशि के लिए मान जाए। हाँ, और अगर वो 14 दिनों में कुछ नहीं करता है तो? तब ये मान लिया जाएगा कि उसने डॉक्टर के फैसले को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा एक और स्थिति है। अगर सरकार नियमों में बदलाव करती है और एकमुश्त मिलने वाली राशि की गणना का टेबल बदल जाता है, जिससे आवेदक को नुकसान हो रहा हो, तब भी उसे 14 दिनों के अंदर अपना आवेदन वापस लेने का विकल्प मिलता है। तो आज हमने पेंशन का एक मुश्त हिस्सा लेने की इस पूरी प्रक्रिया को समझा जिसमें मेडिकल जांच शामिल है। हमने आवेदक की यात्रा को शुरू से अंत तक देखा, पात्रता और आवेदन की शर्तों से लेकर मेडिकल प्रक्रिया, अपील के विकल्पों और अंत में आवेदन वापस लेने के रास्तों तक। यह वाकई एक गहरी और विस्तृत चर्चा थी। अगर हमारे श्रोताओं में से कोई किसी नियम या विषय पर और विस्तार से जानना चाहता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम उस पर ध्यान देंगे। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी से भरे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतने धैर्य के साथ हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।